नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हालांकि उससे पहले हमने क्लासों में पढ़ा था कि राजस्थान में कौन कौन से संभाग है और 7 संभागों के बारे में पढ़ा था। वहीं श्रीमान अशोक गहलोत ने 3 संभाग निरस्त बनाए थे और श्रीमान भजनलाल शर्मा ने 2-3 संभाग निरस्त कर दिए थे। वह भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरी जरूर देखना। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। और मरुस्थलीय प्रदेश कौन से हैं, कहाँ पर विस्तृत है, कितने प्रतिशत वर्षा है, इत्यादि जानकारी आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इस क्लास का लाभ मिले। और मिलते हैं हम आगे आपके साथ ऐसे ही। आज का हमारा टॉपिक शुरू कर देते हैं बिना देरी किए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा रहेगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और अभी हम बात करेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय के बारे में। यह थार का मरुस्थलीय भाग है। किसका ये भाग है? यह थार का मरुस्थलीय भाग है। आपको पूछ ले पश्चिमी किसका भाग है? यह थार का मरुस्थलीय भाग है। यह थार का मरुस्थलीय भाग है। यह थार का मरुस्थलीय भाग है। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर ईश्वर या प्रसाद ने इसे रुद्र का क्षेत्र बताया है। वहीं सिद्धि यागी एहसांग ने इसे गुजरात का प्रदेश बताया है। और इसके अवशेष कहाँ पर मिलेंगे? अब हम बात करते हैं। इसके अवशेष मिलेंगे टेप्पीस सागर में। इसके अवशेष कहाँ पर मिलेंगे? ठीक है, अवशेष, इनके अवशेष मिलेंगे हमारे तेतीस सागर में। 33 सागर में इनके अवशेष मिलेंगे। एक साथ साथ लिखते रहिएगा, उसके बाद हम दोबारा इसको समझेंगे विस्तृत से। और इसका निर्माण किसने करवाया था? उत्तरी प्लेटोसीन काल में। इसका निर्माण कब हुआ था आपके? ये निर्माण हुआ था आपके उत्तरी इसका निर्माण हुआ था आपके उत्तरी प्लेटोसीन। उसके बाद हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आपका हो जाएगा 61.11%। ठीक है, 61.11% या 1.75 वर्ग मीटर व्हील। ठीक है,
कोष्टक में आप लिख सकते हो 1,75,000 वर्ग मील। ठीक है। और इसके बाद इनकी जनसंख्या की बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय जनसंख्या की बात करें तो आपको हो जाएगा जनसंख्या। इनकी जनसंख्या है 40%। कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 40%। इसको अभी लिख देते, थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और साथ साथ आप बोलते रहिएगा मेरे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यह थार मरुस्थलीय का भाग है। किसका है? यह थार मरुस्थलीय का भाग है। वहीं इसके अवशेष कहां पर मिलेंगे? 33 सागर में। इसके अवशेष हमारे 33 सागर में मिलेंगे। वहीं निर्माण उत्तरी प्लेट लिस्टों में हुआ था। वहीं अगर हम इनकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 61.11%। और वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहां पर जनसंख्या है 40%। कितनी जनसंख्या है? 40%। वहां पर 40% जनसंख्या है। अब हम बात करेंगे जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क। जलवायु की बात करेंगे कि कहां पर शुष्क जलवायु है और कहां पर अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क। जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क। जलवायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क, ठीक है। और इसमें वर्षा की बात करें तो आपकी होती है 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्षा। इसमें आपके वर्षा होती है 0.50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है। और मृदा की बात करें तो यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा है। ठीक है। कौन सी मृदा है? रेतीली बलुई मृदा। ठीक है, मृदा। अगर हम मृदा की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मृदा है? रेतीली रेतीली बलुई मृदा। ठीक है, रेतीली बलुई मृदा। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति। वनस्पति आपके जीरोफाइट या मृद्रफिद। ठीक है, यह वनस्पति आपके हो जाएगी मरुदफिद फिद। मरुदभिद या आप इसको बोल सकते हो जीरोफाइट। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं दलाल। अगर हम ढलान की बात करें, अगर हम ढलान की बात करें तो ये आपकी कहां पर ढलान है? उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पूर्व पश्चिम की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्वी ढलान की बात करें, उत्तरी पूर्वी से
दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ। दक्षिण पश्चिम की तरफ। और उसके बाद हम बात करते हैं लंबाई की। अगर इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम लंबाई की बात करें तो आपको हो जाएगी 744 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 744 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं चौड़ाई की। ये हो जाएगी आप उत्तर से पूर्व, ये आपके हो जाएगी उत्तर से पूर्वी तक, उत्तर और पूर्वी। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो हो जाएगी दक्षिण से पश्चिम की तरफ, चौड़ाई। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो हो जाएगी दक्षिण से आपके पश्चिम की तरफ, और आपकी चौड़ाई हो जाएगी 300 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर। और ढलान किस तरफ है, डायग्राम बनाकर समझा देते हैं आपको कि ढलान किस तरफ है। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा मान लो आप। ठीक है, अगर इस प्रकार ये, और ढलान आप किस तरफ है, ये इस प्रकार आपकी ढलान है। आपकी नहीं, क्या सोच रहे हो, आपकी नहीं, पश्चिमी जलवायु की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पश्चिमी जलवायु के बारे में। देखो, जलवायु शुष्क एवं अर्धशुष्क, इसकी वर्षा है 0.50 सेंटीमीटर। वहीं अगर मृदा की बात करें तो आपकी हो जाएगी रेतीली एवं बलुई मृदा। वहीं अगर हम बात करें वनस्पति की तो वनस्पति आपकी हो जाएगी मरुभिद एवं 0 अगर हम ढलान की बात करें तो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और इसकी लंबाई, उत्तरी और पूर्वी की बात करें, लंबाई आपको हो जाएगी 744 किलोमीटर। वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करें दक्षिण से, चौड़ाई की बात करें तो दक्षिण से पश्चिम तक, तो ये आपकी हो जाएगी 300 किलोमीटर। अभी हम बात करते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बारे में। इसको लिखना हो तो लिख सकते हो आप, थोड़ा सा लिख दो। उसके बाद अभी हम बात करते हैं, लिख दिया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक बार आप साथ साथ लिखते रहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे।
आप साथ साथ लिखते रहिएगा, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी लूणी। और कहाँ कहाँ से बहती है वो हम आगे मानचित्र के हिसाब से देखेंगे। और उसके बाद हमारी हो जाएगी लंबी नहर। लंबी नहर का ये कौन सी आपके IGNP, कौन सी? IGNP सबसे लंबी नहर है। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है राजस्थान के अंदर? तो आपका हो जाएगा जवाई बांध। वहीं अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। एक बार इसको फिर रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अब की आप मेरे साथ साथ बोलना। सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी। सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी लंबी नहर कौन सी आपके? IGNP। कौन सी? IGNP। उसके बाद हमारा आ जाएगा सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध। उसके बाद अभी हम बात करते हैं सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा आपके हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। बिल्कुल सही। अभी हम बढ़ते हैं एक थोड़ा, देखिए क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश और न्यूनतम घनत्व वाला भौतिक प्रदेश अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दो भागों में बांटने वाली समरेखा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली समरेखा कौन सी आपके? 25 सेंटीमीटर। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो भाग कौन कौन से? शुष्क एवं अर्धशुष्क, जो अभी हम बाद में बात की थी। फिर पूर्णतः शुष्कतम मरुस्थलीय जिला जैसलमेर है। अगर आपको पूछ लिया कि पूर्णतम शुष्कतम जिला कौन सा है तो आपका होगा जैसलमेर। फिर आपको पूछ ले बालुआ स्तूप के आधार पर रेतीले शुष्क को दो भागों में बांटा गया है। पूछ लिया कि बालुआ स्तूप के आधार पर रेतीले शुष्क को कितने भागों में बांटा गया तो आपका हो जाएगा दो। कौन कौन से हो जाएगा? बालुआ स्तूप क्षेत्र, वहीं बालुआ स्तूप युक्त क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बालुआ स्तूप के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे आपके? इसको लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप। अगर आपको फेयर में नहीं लिखना है, नोट्स आपको सही है तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ज्यादा नहीं तो रफ कॉपी में लिखते रहिएगा। अभी हम बात करते हैं बालुआ स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप के प्रकार। स्तूप के प्रकार। पहला हमारा हो जाएगा बरखान। फिर हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। उसके बाद हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। उसके बाद हो जाएगा हमारा तारानुमा। उसके बाद हमारा हो जाएगा तारानुमा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हो जाएगा पलवैयरकार।
साथ साथ लिखते रहिएगा। ये हो गए आपके बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से। पहला हमारा बरखान, फिर अनुप्रस्थ, फिर अनुधैर्य, फिर तारानुमा, फिर हमारा पल्वकार, फिर अवरोधी, फिर नैब का, फिर नेटवर्क, फिर हमारा सब्र क्रैपिज, फिर शीप। ठीक है, इसको एक बार मेरे साथ साथ बोलिए। बालू स्तूप के प्रकार है बरखान, अनुप्रस्थ, वही अनुधैर्य, वही तारानुमा, कौन सा तारानुमा, फिर पल्वकार, कौन सा पल्वकार, कौन सा पल्वकार, फिर हमारा आ जाएगा अवरोधी। बालू का स्तूप का भाग है अवरोधी। फिर हम बात करें तो आ जाएगा नैब का, कौन सा नैब का, कौन सा नैब का, मेरे साथ साथ बोलिए आपको याद हो जाएगा कौन सा नैब का। उसके बाद अगर हम बात करें हमारा हो जाएगा नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क। उसके बाद हम बात करें शक्र क्राफिज, कौन सा सक्राफिज, शक्र क्राफिज। उसके बाद अगर हम बात करें तो जगह सीप, कौन सा सीप। ये हमारे हो जाएंगे बालू स्तूप के प्रकार 10। ठीक है, और कौन से नहीं है, अगर आपको पूछ ले कि बालू का स्तूप के प्रकार कौन कौन से नहीं है तो आप उसको लिख दीजिए धराड़ या धराल, और फिर हमारा हो जाएगा दरियन या दरियन, कौन सा हो जाएगा दरियन। उसके बाद हमारा हो जाएगा थली, थली। यह हमारे बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है, और यह प्रकार है कौन कौन से, एक बार फिर इनको याद कर लेते हैं। बरखान, अनुप्रस्थ, अनुधैर्य, तारानुमा, फिर पल्लवकार, फिर अवरोधी, फिर नेटवर्क, फिर नेबिका, फिर नेटवर्क, फिर शक्र क्राफिज और सीप, कौन सा सीप। और पूछ ले आपको बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है तो आपका हो जाएगा धराड़, दरियन, फिर थली। यह बालू का स्तूप के प्रकार नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, इसको लिख दीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जल्दी से लेके आप इसको। अभी तक आपको याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इन सबको विस्तृत एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले बरखान, कौन सा बरखान, बरखान के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको आप लिख दिया होगा, और बरखान के बारे में पढ़ने से पहले इसको थोड़ा साफ कर देते हैं और सब बता देते हैं और बरखान रख देते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बरखान के बारे में। चलिए बरखान को पढ़ते हैं। बरखान बालू का स्तूप, अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। बरखान किसको कहते हैं, अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं। पूछ ले आपको कि बरखान, बरखान गतिशील होते हैं सर्वाधिक, न्यूनतम या अन्य, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको राइट ऑप्शन होगा सर्वाधिक। और उसके बाद हम बात करते हैं, यह मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनके बरखान उत्तरदायी होते हैं। और प्रसिद्ध गांव अगर बात करें तो भालेरी सुरू, इसमें एक प्रसिद्ध गांव आता है भालेरी सुरू। ठीक है, कौन सा आता है भालेरी सुरू, इसको लिख देते हैं। यह संद्राकार बालू का स्तूप है, क्या है अर्ध, क्या आपके अर्ध संद्राकार, ये हो गया आपके अर्ध संद्राकार, अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप।
बालू का स्तूप, स्तूप को अर्ध संद्राकार बालू को स्तूप को बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। अभी तक आपको याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम आपको याद अभी भी करवा देंगे, ठीक है। बरखान कहते हैं। और उसके बाद अभी हम बात करते हैं ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं आपके? बरखान बालू का स्तूप यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और ये मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। यह मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। यह मरुस्थलीय ये मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। ये मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। और उसके बाद हम इसको पूछें तो ये इनके प्रसिद्ध गांव है एक भालेरी सूर। कौन सा प्रसिद्ध गांव है? प्रसिद्ध गांव, प्रसिद्ध गांव आपके हो जाएगा भालेरी सूरू। क्या हो जाएगा आपके? भालेरी सूरू। चलिए आप इसको एक बार रिपीट करते हैं। बरखान यह अर्ध शुष्क अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। कौन से? बरखान अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। यह सर्वाधिक गतिशील होते हैं। यह सर्वाधिक क्या होते हैं? गतिशील। ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और अगर इनकी बात करें तो यह मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। यह मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। और इसमें प्रसिद्ध गांव कौन सा आपके? प्रसिद्ध गांव आपका हो जाएगा भालेरी सूरू। कौन सा? भालेरी सूरू। इसको आप एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए और याद कीजिए इसको कि बरखान अर्ध संद्राकार बालू का स्तूप को हम कहते हैं बरखान। और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक गतिशील होते हैं। और यह मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। किसके होते हैं? मरुस्थलीय के उत्तरदायी होते हैं। और इसमें एक प्रसिद्ध गांव है। कौन सा है? भालेरी सूरू। कौन सा? भालेरी सूरू। उसके बाद अभी हम बात करेंगे अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ जो कि बरखान बालू का स्तूप का दूसरा है प्रकार है। और अभी हमने पढ़ा बरखान, अभी हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ। उससे पहले आप इसको लिख दीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको याद में रहे। रफ कॉपी में लिख दीजिए आप, ज्यादा नहीं तो। लिख दिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब इसको बालू का स्तूप के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप के प्रकार हैं। अभी हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ। कौन सा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यह हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में हम देखते हैं कि पवन
पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप कौन से आपके, इसको हम पढ़ेंगे पवन के समकोण बनने पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप। पवन के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप, उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ कहा जाता है। अनुप्रस्थ कहा जाता है। उसके बाद इसमें उदाहरण के लिए देखें तो पुंगल के स्यार, और अगर देखें पवन के समकोण बनने वाले क्या कौन से, पुंगल के स्यार और बीकानेर में। ठीक है, इसका उदाहरण देख ले एक बार। इनका आपका उदाहरण हो जाएगा पुंगल के स्यार और पुंगल के स्यार और पुंगल के स्यार और बीकानेर। पुंगल के स्यार और बीकानेर, कहां पर, पुंगल के स्यार और बीकानेर। और अभी हम बात करते हैं अनुधैर्य, ये हमारा था दूसरा, इसको भी साथ में लिख देते हैं, उसके बाद इसको याद करेंगे। अनुधैर्य, अनुधैर्य, अनुधैर्य। और हम इसकी बात करें तो आपका ये हो जाएगा पवन के समांतर बनने वाले बालों का स्तूप कौन से, ये थे पवन के समकोण, और ये हो जाएंगे पवन के समांतर। ठीक है, पवन के समांतर बनने वाले बालों का स्तूप, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, और जिनको हम कहते हैं अनुधैर्य। अनुधैर्य कहते हैं। और इसमें एक थोड़ा सी बात करते हैं अभी और, कि सभी बालू का स्तूप का सबसे अधिक स्थायी व सबसे अधिक ऊंचाई वाला बालू का स्तूप है। अगर हम बात करें सबसे सभी बालू का स्तूपों में, इसमें आप एक पॉइंट देखिए नोट करके, सभी बालू का सभी बालू का स्तूपों में स्तूपों में सबसे अधिक स्थायी सबसे
अधिक सबसे अधिक स्थायी वह सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थायी वह सबसे ऊंचाई वाला बालू का स्तूप है। और इसकी लंबाई की बात करें तो हम ये हो जाएगा, इसकी ऊंचाई है 60 मीटर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहला हमारा था अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को हम कहते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किससे कहते, तो आपका हो जाएगा पवन के समांतर बनने, पवन के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, उनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ। उसके बाद अगर हम बात करें कि उदाहरण का अगर, तो पुंगल के स्यारों और बीकानेर, पुंगल के स्यारों और बीकानेर जो बने हैं पवन के समकोण, उनको हम कहते हैं बालू का स्तूप, सॉरी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा हो जाएगा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य की बात करें तो हमारा हो जाएगा पवन के समांतर बनने वाले, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप। कौन से, पवन के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप, उनको हम कह देते हैं अनुदैर्ध्य। और वह इसमें एक बात ध्यान रखना, सभी स्तूपों, जितने भी बालू का स्तूप है उनमें से सबसे अगर सबसे अधिक स्थायी, मतलब एक स्तर स्थायी, और सबसे लंबाई की बात करें तो ये सबसे अधिक लंबाई वाला है और सबसे अधिक स्तर वाला है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो हमें इसकी लंबाई हो जाएगी आपके 60 मीटर, और इसकी ऊंचाई पूछी नहीं गई है कभी कहीं पर भी, तो इसकी ऊंचाई तो नहीं होगी, और इसकी लंबाई हो जाएगी 60 मीटर। इसको आप लिख दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे तारानुमा की। किसकी, तारानुमा की। ये हो गए हमारे तीन। अभी हम बात करते हैं चौथे की, तारानुमा। कौन सा, तारानुमा। अभी हम बात करते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। कौन सा, तारानुमा। ये तारानुमा तारानुमा बालू का स्तूप। अगर हम तारानुमा बालू का स्तूप की बात करें तो नियमित पवन के अनियमित प्रवाह के कारण निर्मित बालू का स्तूप। कौन से, इसका आपका हो जाएगा पवन के अनियमित पवन के अनियमित प्रवाह के कारण, किसके, प्रवाह के कारण, अनियमित प्रवाह के कारण, अनियमित प्रवाह के कारण आपके बनने वाले बालू का स्तूप, या निर्मित कह सकते हो आप। पवन के अनियमित प्रवाह के कारण निर्मित बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। कौन से, पवन के अनियमित प्रवाह के कारण बनने वाले बालू का स्तूप। और इनकी हम बात करें उदाहरण की तो लाठी श्री क्षेत्र सूरतगढ़। कौन से उदाहरण की बात करें हम, यह उदाहरण
कहां पर बनते हैं यह? पवन के अनियमित प्रवाह के कारण। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें लाठी सीरीज क्षेत्र, कौन सी? लाठी, यह लाठी सीरीज क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा आपके? लाठी सीरीज क्षेत्र। और ये कहां पर है आपके? सूरतगढ़ में, सूरतगढ़, सूरतगढ़ में। इसके बाद अभी हम बात करते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। ठीक है, अवरोधी, उन दोनों को साथ में पढ़ेंगे फिर एक बार। अवरोधी, अवरोधी बालू का स्तूप, कौन से? अवरोधी बालू का स्तूप, कौन से आपके? अवरोधी बालू का स्तूप। अगर इनकी बात करें हम तो किसी अवशेष अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारे किसी अवशेष, क्या हो जाएगा? किसी अवशेष के कारण, किसी अवशेष, किसी अवशेष के कारण किसी अवशेष के कारण निर्मित, किसी अवशेष के कारण निर्मित, किसी अवशेष के कारण निर्मित बालू का स्तूप। उसके बाद हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण आपका हो जाएगा पुष्कर है, बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी, नाग पहाड़ी, अजमेर। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, अगर हम के उदाहरण की बात करें तो आपका हो जाएगा पुष्कर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। पुष्कर में कहा आपके? पुष्कर में आपका हो जाएगा बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी। कौन सी? बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी। बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी, और यह आपके कहां पर है? अजमेर में। पुष्कर कहां पर है आपके? अजमेर में। ध्यान में रखना, पुष्कर कहां पर है? अजमेर में। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पुष्कर मेला कहां भरता है? अजमेर में। ठीक है तो ये हो गया। और इसके बाद अब उसको रिपीट कर देते हैं। फिर हमारा होगा तारानुमा। तारानुमा कहां पर है? वह पवन के अनियमित प्रवाह के कारण स्थित या निर्मित बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तारानुमा। और इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा हो जाएगा लाठी सीरीज क्षेत्र, सूरतगढ़। कौन सा हो जाएगा? लाठी, लाठी सीरीज क्षेत्र, सीरीज क्षेत्र कौन सा आपका? सूरतगढ़ में। अभी हम बात करें अवरोधी बालू का स्तूप। कौन सा? अवरोधी बालू का स्तूप की अगर हम बात करें, अवरोधी बालू का स्तूप किसी अवशेष के कारण निर्मित, क्या? किसी अवशेष के कारण निर्मित बालू का स्तूप को हम कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? बालू को अवरोधी बालू का स्तूप। अगर इसके उदाहरण की बात करें हम तो हमारा उदाहरण हो जाएगा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर में। अगर पुष्कर में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पुष्कर में, अभी आपका हो जाएगा बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी अजमेर। क्या हो जाएगा? बूढ़ा पुष्कर की पहाड़ी अजमेर। उसके बाद हमारा आ जाएगा परवलयकार। कौन सा? परवलयकार। इसको हम लिख लीजिए, उसके बाद हम भी बात करते हैं परवलयकार। जो मेन है वो हम पढ़ेंगे, बाकी आने की परीक्षा में संभावना है नहीं। फिर हम पढ़ेंगे परवलयकार बालू का स्तूप। कौन सा? परवलयकार बालू का स्तूप। चलिए इसको मिटा देते हैं अभी। फिर हम पढ़ते हैं बालू का, परवलयकार बालू का स्तूप। कौन सा?
परवलयकार। अभी हम पढ़ते हैं परवलयकार बालों का स्तूप। कौन सा? परवलयकार। परवलय बालू का स्तूप कौन सा? परवलयकार। परवलय होगा यहां पर, ठीक है, परवलयकार। अगर इसमें बात करें महिला के हेरन पिन के समान आकृति वाले, महिला के हेयर पिन, महिला के हेयर पिन के समान, महिला के हेयर पिन के समान बालू का स्तूप। महिला के हेयर पिन के समान बालू का स्तूप, उसको हम कहते हैं परवलयकार। क्या कहते हैं? परवलय। क्या कहते हैं हम? परवलयकार। महिला के हेयर पिन के समान बालू का स्तूप को हम कहते हैं परवलयकार। क्या कहते हैं? परवलयकार। और उसके बाद हम इसके बात करें, मरुस्थल के अधिकांश भाग का विस्तार है। और ये परवलयकार कहाँ का है विस्तार है? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा परवलय मरुस्थलीय के अधिकांश भाग का विस्तार है। किसका है? मरुस्थलीय के अधिकांश। ये हो जाएगा मरुस्थलीय मरुस्थलीय के अधिकांश भाग का विस्तार, के अधिकांश मरुस्थलीय के अधिकांश भाग का विस्तार, भाग का विस्तार। और फिर हमारा हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। बस यही 5 है जो परीक्षा में आने की संभावना थी पूरी की पूरी। ये परवलयकार बालू का स्तूप, ठीक है, ये 5 आने की पूरी संभावना थी। बाकी नहीं आ सकते हैं परीक्षा में, पूछे भी नहीं जाएंगे। उसके लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। परवलयकार, परवलयकार किसको कहते हैं? ठीक है, परवलयकार बालू का स्तूप कौन कौन से हैं? तो किस टाइप होते हैं? महिला के हेयर पिन, महिला के अंदर सिर के अंदर पिन होती थी ना पहले, अभी तो देखो कई अलग अलग घास हो के, लेकिन जो पिस्ट पहले टाइम थी ना वो भिड़ने वाले, जिसको खटक की आवाज आती थी भिड़ने के टाइम, उस आकृति के नुमा के अनुसार मानी जाती है कि उसको हम कहते हैं परवलयकार बालू का स्तूप। कौन से? परवलयकार बालू का स्तूप। उसके बाद अगर हम बात करें, मरुस्थलीय के अधिकांश भाग का विस्तार है। किसका है? महिला के अधिकांश परवलय मरुस्थलीय अधिकांश का भाग है। किसका है? मरुस्थलीय अधिकांश का भाग है। और आज हमने पढ़ा था बालू का स्तूप के बारे में। वहीं कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अभी कल हम पढ़ेंगे घगर के मैदान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? घगर के मैदान के बारे में। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक रहने वाला है। तो आप कल की क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसे ही क्लास लाते रहें। बहुत ही शानदार क्लासें लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वहीं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, ताकि वहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम आगे क्लास में। थैंक यू।